बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस से, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आज डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट्स के बारे में। अगर हम कांस्टेंट की डेफिनेशन की तरफ देखें तो क्या कहता है कि अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज अ कांस्टेंट। क्या कह रहा है? कहता है कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों यूज किए जाते हैं, उसकी वजह क्या है, या उनको किस पर्पस के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये है कि हमें समटाइम कुछ ऐसी वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं जिनको हम विद इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कभी भी तब्दील नहीं करना चाहते। लिहाजा हम उन वैल्यूज को क्या कर देते हैं? एज अ कांस्टेंट यूज करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है बेटा यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इनके डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स की। इंटीजर मैथमेटिक्स में भी आपने इंटीजर सेट के हवाले से बात की होगी, पढ़ी होगी। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स जिनके अंदर कहीं पर कोई भी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन ना हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहां पे जब इंटीजर कांस्टेंट की बात की जा रही है तो वो क्या कहता है? ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि वो तमाम के तमाम नंबर्स जिनमें कहीं पर डेसिमल पॉइंट यानी कि डॉट या फिर कहीं पर भी फ्रैक्शन ना आ रही हो, वो आपके नंबर्स क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट? इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। अब इंटीजर वैल्यूज जो सी हैं उनके अगर उसके सेट की बात करें तो उनके अंदर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। लिहाजा यहां पे जब हम आगे फर्दर बोर्ड पे जाते हुए इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जितने भी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जितनी भी आपकी नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन वो कंप्लीट नंबर है जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन नहीं है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। आगे फर्दर नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स किस तरह बताई गई हैं। तो बेटा आप देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स में देखें हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, ये 1000 देख लें, 58 देख लें, 9 देख लें, 12 देख लें, -1 देख लें, -500 देख लें या -99। ये तमाम के तमाम वो नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट है। पहली बात, अगर ये कंप्लीट है इट मींस इट्स अ इंटीजर कांस्टेंट। इसके बाद आप अगर देखें तो आपको नजर आएगा, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे की सारी वो वैल्यूज हैं जो कि क्या आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। जबकि जो अंडरलाइन नहीं है, जिनके साथ स्टार्ट में माइनस का साइन लगा हुआ है, ये तमाम की तमाम वैल्यूज की हैं आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं। और ये हम बखूबी जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये सारी की सारी आपकी कौन सी वैल्यूज हैं? पॉजिटिव वैल्यूज। लिहाजा यहां से हमें पता चल गया कि इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर आपके कंप्लीट नंबर पॉजिटिव में भी आ सकते हैं और नेगेटिव में भी आ सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनके साथ माइनस का साइन लाजमी होगा। सेकेंड वन देखते हैं कि कौन सी टाइप है आपकी, तो वो नजर आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट पे जाने से पहले सबसे पहले डिस्कशन करते हैं आपकी रियल वैल्यूज की, रियल सेट के हवाले से। तो आपको पता चलता है कि रियल नंबर्स का सेट वो सेट है जिसके अंदर पॉइंट्स भी आ सकते हैं, जिसके अंदर आपकी फ्रैक्शन भी आ सकती है। अब जिसमें आपका पॉइंट आ रहा है और जिसमें आपकी फ्रैक्शन आ रही है, ये दोनों आपके क्या करा रहे हैं? रियल सेट का हिस्सा। और रियल सेट के अंदर आपके ओरिजिनली वो तमाम की तमाम वैल्यूज मौजूद हैं जो कि आपके इंटीजर सेट के अंदर भी मौजूद। इसका मतलब ये हुआ जो भी आपका रियल सेट है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यूज आएंगी और फ्रैक्शन के साथ आएंगी, और इसके साथ साथ इंटीजर सेट भी कंप्लीट का कंप्लीट शामिल होगा। यहां पर अगर हम गौर करें तो हमें क्या कहता है कि वो तमाम की तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन हो, वो क्या कहलाती हैं? आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहलाती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके बारे में भी सेम वही बात की गई है कि ये क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं।
यानी यहां पर क्या है कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वही बात की थी कि वो तमाम नंबर्स जिनके साथ कोई भी साइन ना हो वो सारे के सारे आपके क्या है, पॉजिटिव हैं, और जिनके साथ माइनस साइन लगा दिया जाए स्टार्ट में वो आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव वैल्यूज कहलाती है। अब यहां पे देखिए जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें 3.1415, अब इस वैल्यूज को अगर देखा जाए तो इस वैल्यू के अंदर आपके पास यहां पर इस पोजीशन पे क्या है, आपका पॉइंट लगा हुआ, लिहाजा ये आपका क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बन जाएगा। अगर नेक्स्ट वैल्यू पे आए तो इसमें यहां पर आपको नजर आएगा कि ये आपका क्या है, पॉइंट लगा हुआ है 9.8, लिहाजा ये वैल्यू भी आपकी क्या है, जो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब इससे अगर फर्दर एग्जांपल को देखें जिसको मैं उसके बना के दिखा रहा हूं आपको, इसके अंदर आप देखेंगे पॉइंट तो नहीं है लेकिन क्या है, आपका फ्रैक्शन है, लिहाजा ये भी आपका क्या कहलाएगा, आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा। सेम इसी तरह आपका जो 1/2 है उसमें भी आपके पास क्या है, आपका जो है आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मौजूद है, इसी वजह से यहां पर इसको भी क्या कहा जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाएगा। लिहाजा यहां पे हमें पता चल गया कि इंटीजर सेट वो है या इंटीजर कांस्टेंट वो है जिसमें डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शंस नहीं होती, जबकि आपके फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, आपकी तमाम आपकी डेसिमल पॉइंट्स भी होल्ड करती हैं वैल्यूज या फिर फ्रैक्शंस को होल्ड कर रही होती हैं। लिहाजा ये आपके इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यहां पे कंप्लीट हो जाती हैं। थर्ड टाइप की तरफ जाएं तो वो क्या कहलाती है, आपकी कैरेक्टर कांस्टेंट। अब अगर इसको जरा थोड़ा सा देखें तो क्या कहता है, अ सिंगल कैरेक्टर, सबसे पहली बात उसने क्या की है, कैरेक्टर की, देन अ सिंगल डिजिट, सेकंड थिंग डिजिट, थर्ड थिंग सिंबल, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर ले, एक सिंगल डिजिट ले या फिर एक सिंबल ले, बट मेक श्योर उसके बारे में क्या कहता है, इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन मार्क्स, इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन मार्क्स, यानी कि सिंगल कोटेशन मार्क्स अगर हम अपने कीबोर्ड पे या बाकी चीजों पे देख रहे हो तो हमें एपोस्ट्रोफिस के तौर पे नजर आ रहा होता है, ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमेशा एपोस्ट्रोफिस के तौर पे यूज किया जा रहा होता है, जो कि सिंगल एपोस्ट्रोफी होती है, सिंगल कोट एक साइड पे। लेकिन अगर हमने उसे कैरेक्टर कांस्टेंट में चेंज करना है तो किसी एक सिंगल कैरेक्टर, किसी एक सिंगल डिजिट या फिर किसी एक सिंगल सिंबल को दोनों साइड से एपोस्ट्रोफी से इनक्लोज कर लें या फिर उन्हें सिंगल कोटेशन के अंदर क्लोज कर लें तो वो आपका क्या बनाएगा, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट बनेगा। कैरेक्टर कांस्टेंट की एग्जांपल्स में देखिए, जैसे कि अल्फाबेट है, कैरेक्टर है ए, इसको क्या किया गया, सिंगल कोट्स में, यानी कि दोनों साइड पे एपोस्ट्रोफी से क्या कर दिया गया, एनक्लोज कर दिया गया, लिहाजा आपका ए जोन से ये क्या आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब यहां पे देखिए ये क्या है, एक आपका डिजिट है 8, इस 8 को देखें तो ये है बेसिकली नंबर, लेकिन जब इसे सिंगल कोटेशन के अंदर इनक्लोज कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका जोन सा कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। देन इसी तरह हैश टैग जोन सा आपका सिंबल है, ये भी आपको अगर सिंगल कोटेशन में लिख दिया जाए तो आपका क्या कहलाएगा, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट जोन सा कांस्टेंट की तरफ, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में क्या कहता है, कहता है अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स। कैरेक्टर कांस्टेंट में हमने बात की थी सिंगल कोटेशन की, अब बात करते हैं आप किसकी, स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में सबसे पहली बात क्या उसने की है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स की, यानी कि एक कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलकर डबल कोटेशन के अंदर अगर लिखे जाएं तो वो क्या आपके कहलाएंगे, वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। जिसमें सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है आई स्पेस लव स्पेस पाकिस्तान। अब यहां पे अगर गौर किया जाए तो जो स्पेस है ये भी ओरिजिनली एक कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और जब इस पूरे की पूरी स्ट्रिंग को, यानी कि आई लव पाकिस्तान, ये जो पूरा एक सेंटेंस है, इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दिया जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। देन सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल में क्या है, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी कलेक्शन है। अब यहां पे देखें F16 विद इन डबल कोट्स, लिहाजा ये भी आपका क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इससे आगे चलें
फॉर एग्जाम्पल वर्ड लिखा है कैंपस, आगे हैशटैग यानी कि नंबर सिंबल लिखा हुआ है, और फिर क्या आपका 08 यानी कि कैंपस नंबर 8, और ये भी किस में लिखा हुआ है? डबल कोट्स के अंदर। लिहाजा ये भी जोन से आपका क्या कहलाएगा? ये भी आपका स्पेशली स्ट्रिंग कांस्टेंट ही कहलाएगा। वन मोर एग्जांपल यहां पे ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम देखें, मैंने एक कैरेक्टर लिखा ए, ये है तो सिंगल कैरेक्टर, लेकिन अगर इसे मैं डबल कोट्स में लिख दूं तो ये कैरेक्टर भी आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। यहां पे अक्सर आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि ए जोन से है वो कैरेक्टर कांस्टेंट भी है और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी है, तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन पे जाएं। क्या कहते हैं कि जी कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स आप यूज कर रहे होते हैं, जबकि आप स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स यूज कर रहे हैं। लिहाजा अगर ए को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा तो ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। अब थोड़ा सा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट को थोड़ा देख लेते हैं दोबारा। कांस्टेंट के बारे में हमने कहा कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, जिसके अंदर सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट, जिसके बारे में यह कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डू नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन इज नोन एज इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के बारे में बात करता है कि वो नंबर जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन ना हो वो क्या कहलाता है? इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में कहता है न्यूमेरिक वैल्यू दैट हैव अ डेसिमल पॉइंट और अ फ्रैक्शन इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और देन कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में कहता है सिंगल कोटेशन मार्क में एक कैरेक्टर, एक डिजिट या एक सिंबल को लिखा जाए तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। और इसी तरह मल्टीपल कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाए तो ये आपका क्या कहलाएंगे? ये आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। उम्मीद है कि कांस्टेंट की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि वेरिएबल्स जो से हैं वो क्या है और उनकी बेसिक वर्किंग क्या है और ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नए टॉपिक की तरफ आए हैं जिसका नाम है वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात करें तो क्या बात करता है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है वो क्या कहलाती है? आपकी वेरिएबल कहलाती है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को थोड़ा सा लिंक करें तो पता चला था कि कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन वेरिएबल क्या है? कहते हैं वो है जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब जो आगे मेन चीज है वो क्या है? कहते हैं वेरिएबल्स का यूज क्या है प्रोग्राम के अंदर। तो कहता है कि वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर इसलिए यूज किया जाता है कि जब हमने प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट देनी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो उसे रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर स्टोर होने के लिए किसी ना किसी वेरिएबल की जरूरत होती है, किसी ना किसी लोकेशन की जरूरत होती है, और उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। ठीक हो गया? आगे चलते हैं फर्दर। अब इसमें एक बात और कहता है कि इनपुट देने के लिए तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत है ही है, लेकिन इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम के अंदर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करवा रहे होते हैं। जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स आते हैं, कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशंस जितनी भी होती हैं उनके कोई ना कोई रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स को भी फर्दर रैम के अंदर स्टोर करने के लिए किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है, और उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किसकी जरूरत है? वेरिएबल्स की। लिहाजा वेरिएबल्स का बेसिक पर्पस जो आपको समझ आया है वो ये है कि आपने किसी किस्म का डाटा जो प्रोग्राम को इनपुट करना है या उसकी कंप्यूटेशन के बाद उसके रिजल्ट्स को स्टोर करना है तो किस में स्टोर करेंगे? वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। एक बात यहां से और भी सामने आई कि जितना भी डाटा हम प्रोग्राम को इनपुट कर रहे हैं या जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सारा का सारा डाटा कहां पे स्टोर हो रहा है? रैम के अंदर। इसका मतलब है आपके वेरिएबल्स जितने भी क्रिएट हो रहे होंगे वो सारे के सारे कहां पर हो रहे होंगे? आपकी रैम के अंदर क्रिएट हो रहे होंगे। यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्रामेटिकली व्यू दिखाया गया है कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो रैम में जाके कहीं स्टोर होता है
और किस तरह उन चीजों को देख रहा होता है। अब सबसे पहले अगर देखें रैम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके एड्रेसेस हेक्साडेसिमल्स में होते हैं, 00 से स्टार्ट होकर FFF तक यानी कि हेक्साडेसिमल में जा रहे होते हैं। अब ये जो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं, ये एक याद रखिएगा लॉजिकल मॉडल है, इट्स नॉट अ फिजिकल मॉडल, ये एक लॉजिकल व्यू है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या था, VAR, वेरिएबल का शॉर्टकट var, ठीक है। अब वेरिएबल को हमने क्या किया, कोई एक वैल्यू असाइन की जिसकी वैल्यू क्या थी 12, और ये किस एड्रेस पे स्टोर हुई, 0002 पे। अब जरा इसको जरा ब्रॉडर व्यू में लेकर आते हैं थोड़ा सा, तो आपको नजर आएगा कि ये आपका एड्रेस है, ये आपकी वैल्यू है, और ये उस वेरिएबल का नेम है। अब जरा देखें मैंने क्या बात की है, 0002 ये बेसिकली क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। फिर क्या है 12, ये बेसिकली क्या है, कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। और VAR जो आपका नेम है वेरिएबल का, वो आपको नजर आ रहा है। यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि वेरिएबल जब भी बनाया जाता है या वेरिएबल जब भी क्रिएट किया जाता है तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, सेकंड कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, थर्ड नेम ऑफ द वेरिएबल। और हमारा जितना भी कंसर्न रहेगा, ये याद रखिएगा, वो किससे रहेगा, नेम ऑफ द वेरिएबल। यानी कि हम नेम को यूज करते हुए मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। किसको यूज करते हुए, नेम को। अब जब हम नेम को यूज करते हुए एक्सेस कर रहे होंगे लोकेशन को, तो बेसिकली वो उस लोकेशन पे पड़े हुए जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वो आपको रिट्रीव करके दे रहा होगा, वो आपको रीड करके दे रहा होगा। लिहाजा ये कहना कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरिएबल्स के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि इनकी वैल्यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होती रहती है, तब्दील होती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट। अगर उस वैल्यू को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वो फिर वेरिएबल नहीं होगा, बेसिकली क्या चला जाएगा, आपका कांस्टेंट कहलाना शुरू कर देगा। अब यहां से आपके पास जो सबसे मेन चीज जो वेरिएबल के अंदर हमने डिस्कस की, वो क्या थी, वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। दूसरी बात हमने कहा कि ये वेरिएबल बेसिकली इनपुट या प्रोसेसिंग के बाद उनके रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। थर्ड वन हमने बात की कि ये रैम में क्रिएट करते हैं। और फिर हमने डिस्कस की कि इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, नेम ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। उम्मीद है बेटा यहां तक आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।